नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री लाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी का भाग 33। हमारे न्याय शास्त्रों की किताबों में लिखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। वहीं ये भी बढ़ा देना चाहिए कि जहां बस का अड्डा होता है वहां गंदगी होती है। शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी बड़े नियोजित ढंग की थी। गंदगी प्रसार योजना को आगे बढ़ाने वाले कुछ प्राकृतिक साधन वहां पहले से मौजूद थे। अड्डे के पीछे एक समुद्र था, यानी कम से कम एक झील थी जो बरसात में समुद्र से दिखती थी। दरअसल ये झील भी नहीं थी, जाड़ों में वह झील थी, बाद में छोटा सा पोखर बन जाती थी। गंदगी की सप्लाई का वह एक नैसर्गिक साधन था। शाम सवेरे वह जनता को खुली हवा देता था और खुली हवा के शौचालय की हैसियत से भी इस्तेमाल होता था। सुबह होते ही शर्मदार के लिए सींग की आड़ काफी होती है। इस सिद्धांत पर वहां उगने वाली घास के हर तिनके के पीछे एक शर्मदार आदमी छिपा हुआ नजर आता था। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो भाइयों और बहनों, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है वाली सच्चाई से बिल्कुल खुले में बैठकर और सींग की आड़ भी न लेकर अपने आप को पेश करने लगते थे। इस मौके से फायदा उठाने के लिए शिवपालगंज के सभी पालतू सुअर सवेरे सवेरे उधर ही पहुंच जाते थे। वे आदमियों द्वारा पैदा की हुई गंदगी को आत्मसात करते, उसे इधर उधर छितराते और वहां की हवा को बदबू से बोझल बनाने की कोशिश करते। पोखर के ऊपर से उड़कर कस्बे की ओर आने वाली हवा, जिसका कभी भवभूत ने वीची वातः शीकरच्छो दशीतः के रूप में अनुभव किया होगा, बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिरों को नाक पर कपड़ा लगाए रहने के लिए मजबूर कर देती थी। गांव सुधार के धुरंधर विद्वान उधर शहर में बैठकर गांव में शौचालयों की समस्या पर गहन विचार कर रहे थे और वास्तव में 1937 से अब तक विचार ही विचार करते आ रहे थे। इधर बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिर नाक पर कपड़ा लपेटकर कभी जैन धर्म स्वीकार करने को तैयार दिखते, कभी सूरों की गुरगुराहट सुनते हुए वाराह अवतार की कल्पना में खो जाते। वातावरण बदबू और धार्मिक संभावनाओं से भरा पूरा था। सूरों के झुंड सड़क पर निकलते समय आदमियों की नकल करते। वे दाएं बाएं चलने का ख्याल न करके सड़क पर निकलने वाली हर सवारी के ठीक आगे चलते हुए नजर आते और आपसी ठेल ठाल में कॉलेज के लड़कों को भी मात देते। बस के अड्डों की चारदीवारी एक जगह पर टूट गई थी। इसका फायदा उठाकर वे सड़क से सीधे बस के अड्डे में घुसते और दूसरी ओर के फाटक से निकलकर पोखर के किनारे पहुंच जाते। उनके वहां पहुंचते ही पिकनिक और यूथ फेस्टिवल का समा बंध जाता। गंदगी प्रसार योजना के अंतर्गत वहां पर बस का अड्डा बनाते समय इन प्राकृतिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया होगा। वैसे गंदगी सप्लाई करने की दूसरी एजेंसियां भी वहां पहले से मौजूद थीं। उनमें से एक मंदिर था जो अपनी चीकट सीढ़ियों के कारण मक्खी पालन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। उसके चारों ओर छितरे हुए बासी फूल, मिठाई के दोने और मिट्टी के टूटे फूटे सकोरे चींटियों को भी आकर्षित करते थे। दूसरी ओर एक धर्मशाला थी जिसके पिछवाड़े हमेशा ये संदेह होता था कि यहाँ पेशाब का महासागर सूख रहा है। गंदगी के इन कार्यक्रमों में ठीक से तालमेल बैठाकर छोटी मोटी कमियों को दूसरी तरकीबों से पूरा किया गया था। उनमें सबसे प्रमुख स्थान थूक का था, जिसे हर जगह देखते रहने के कारण राष्ट्रीय चिन्ह मान लेने की तबीयत करती है। हमारी योजनाओं में जैसे कागज, वैसे ही हमारी गंदगी का महत्वपूर्ण तत्व थूक है। थूक उत्पादन में वहाँ पान की 10-20 दुकानें, कुछ स्थिर और कुछ गश्ती सेक्टर की सरकारी मान्यता प्राप्त फैक्ट्रियों की तरह काम करती थी। थूक का उत्पादन जोर पर था। थूक फैलाने के लिए चारों तरफ कई पात्र जमीन में गाड़ दिए गए थे, जिनको देखते ही आदमी किसी भी दिशा में दिशा को छोड़कर थूक देता था और इस खूबी से थूकता था कि सारा थूक पात्र के बाहर ही जाकर गिरे। नतीजा ये था कि चारों ओर 4 फुट की ऊंचाई तक दीवारों पर और कहीं फर्श पर थूक की नदियां कुछ कुछ उसी तरह से बहती थी जैसे सुनते हैं कभी यहाँ घी दूध की नदियां बहा करती थी। फिर लुढ़कते और रिरियाते हुए भिखमंगे, जो संख्या में बहुत कम होते हुए भी
अपनी लगन के कारण चारों तरफ एक साथ दिखाई देते। चाय की दुकानों पर चाय की सड़ी, चुसी हुई पत्तियां और गंदे पानी के नापदान, आने और जाने वाली बसों की गर्द, मरियल कुत्तों की आरामगाहें और गंदगी प्रसार योजना का सबसे बड़ा प्रोत्साहन देने वाली अखिल भारतीय संस्था मिठाई और पूड़ी की दुकानें, हलवाइयों की तोंद, उनके छोकरों की पोशाक। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज के मसलों की जांच करने आने वाले थे। उनके आने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए थे। रुप्पन बाबू और रंगनाथ ने सोचा कि खन्ना मास्टर के घर पर जाकर उनकी तैयारी का हालचाल लिया जाए। जब वे मंदिर और बस अड्डे के बीच वाली पगडंडी से निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा। बस के अड्डे की चार दीवारी के दूसरी ओर एक सिर ऊपर निकला था, धड़ छिपा हुआ था। ठुड्डी चार दीवारी पर टिकी थी, सिर बिना हिले डुले मंदिर की ओर घूरता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी पर अस्वाभाविक मुस्कान थी। दूर से दिखता था कि किसी आदमी का सिर अचानक उस वक्त काटा गया है जब वह मुस्कुरा रहा था और उसे काट कर चार दीवारी के ऊपर रख दिया गया है। रुप्पन बाबू ने खड़े होकर इशारे से रंगनाथ की निगाह उस ओर फेरी। वे थोड़ी देर उधर टकटकी बांधकर देखते रहे। साजा उन्होंने पहचान लिया, ये लंगड़ का सिर है। रुप्पन बाबू ने उसे पुकारा तो उसका गला भी चार दीवारी के ऊपर आ गया। दोनों उसके पास जाकर खड़े हो गए और चार दीवारी के आर पार बातें करने लगे। रुप्पन ने पूछा, बस के अड्डे पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी और अब वह स्वाभाविक दिखने लगा था। उसने कहा, यहाँ कोई क्या करता है बापू? आने जाने वाले ही तो यहाँ आते हैं। वापस जा रहे हो? इसका मतलब यह कि नकल मिल गई। कब मिली? नकल तो मैंने ले ली थी बापू, पर बाएं हाथ की मुट्ठी से उसने अपने माथे पर 4-5 मुक्के मारे जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। पिछली बार जब तुमको दुकान पर मिला था बापू, तुमने कितनी खातिर की थी, खरीद कर दूध पिलाया था। उसी के दूसरे दिन मुझे अपने गांव चला जाना पड़ा। खबर आई थी कि बिरादरी के घर में गमी हो गई है। गांव पहुंचते ही मुझे बुखार ने फिर दबा लिया। पूरे 17 दिन खटिया पर पड़ा रहा। कल वापस लौटा हूँ बापू। तहसील में जाकर पता लगाया तो चिड़िया खेत चुग गई थी। वहां से बोले कि तुम्हारी नकल कई दिन पहले ही तैयार हो गई थी। नोटिस बोर्ड पर इसकी इत्तला लग गई, पर 15 दिन तक उसे कोई लेने ही नहीं आया। तब उन्होंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। नकल बनाकर 15 दिन तक रखते हैं, कोई न ले तो फाड़ देते हैं। मुझे ये मालूम न था। कहकर उसने हंसने की कोशिश की। उन्होंने देखा वो रो रहा था। रंगनाथ ने समझाना शुरू किया, देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो और जनता इतनी आसानी से नहीं जीतती। उसने रोना बंद करके अपनी ठुड्डी चार दीवारी पर पहले की तरह टेक दी थी और बिना पलक गिराए हुए उन दोनों को देखने लगा था। हार गए हो तो कोई बात नहीं, अपने गांव जाकर खेती करो। कुछ दिनों बाद ये घाव अपने आप भर जाएगा। खेती कैसे करूंगा बापू? खेतों का ही तो मुकदमा चल रहा है। तो चोरी करो, डाका डालो। रुप्पन बाबू अचानक कड़ी आवाज में बोले। वो थोड़ी देर तक गुमसुम खड़ा रहा, फिर जैसे कुछ सोचकर बोला, नकल की वह दरखास्त फिर से न लगा दूं? रंगनाथ ने जोर से सांस छोड़ी, कहा, लगा दो, पर इस बार एक वकील कर लो। घूस देने से चाहे बच भी जाओ, मुकदमा लड़ोगे तो वकील से नहीं बच पाओगे। वे लोग लौटकर पगडंडी पर आ गए। रुप्पन बाबू ने रास्ते में पड़े हुए एक कुत्ते को ठोकर मारी, पर उसने एक बार आंख खोलने के सिवा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, ये लंगड़ शिवपालगंज से बाहर रहे, यही अच्छा है। यहाँ आ जाता है तो तबीयत घिस घिस करने लगती है। आदमी को देखते ही झापड़ लगाने का मन करता है। तो लगाते क्यों नहीं हो? रंगनाथ ने गुर्रा कर पूछा और सोचा, यहाँ मैं आज पहली बार गुर्रा रहा हूँ।